मैं दूंगा, मैं उमर खालिद वाला प्रमाण देने को तैयार हूं। आप भी प्रमाण देकर जाएंगे, हमारे हाथ दे दीजिए, मैं आपको उमर खालिद का प्रमाण देने को तैयार इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रमाण आपके हाथ में क्यों देते? आपको आपके हाथ में देंगे, पहले वीर को दे देंगे। कौन है आप? देखिए अभी तो चलिए शुरू करते हैं। पैदल दिमागी जो है वो ये बात ही भूल गए कि जब शपथ ग्रहण हो रहा था तब मुफ्ती मोहम्मद ने कहा था कि पाकिस्तान को धन्यवाद कहा था, उसके बाद भी इनकी सरकार चल रही थी। तो ये हमें ना सिखाए। ये पुलवामा में 250 मैंने बीच में बोला नहीं। साहिल इन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने शांति से सुना, मैं बीच में बोला नहीं। ठीक है, मैं ऐसे शब्दों का शब्दों का चयन प्लीज, अतुल लोंढे पाटिल नहीं, शब्दों का नहीं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं अतुल लोंढे पाटिल, देखिए क्या है, जरा एक दायरा बना के रखते हैं हम लोग। एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो प्रेम शुक्ला जी काम नहीं है, और फिर जो शुरू हो जाएगा वो सिर्फ वायरलिटी के लिए होता रहेगा। ये इन्होंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि पैदल सब चीज छोड़ दीजिए। मुद्दे पर इन्होंने क्यों ऐसा एक्सेप्ट छोड़िए ना, छोड़िए ना अतुल लोंढे, इसी में टाइम चला जाएगा। बाकी लोग बैठे होंगे, प्लीज बात सुनो। पुलवामा में 250 किलो आरडीएक्स आया, सत्यपाल जी ने जो है ऑब्जेक्शन उठाए, उसका इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। वो अभी तक पता नहीं किसने लाया और किसने मार डाला। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पहलगाम में मेरी 32 बहनें जो है विधवा हो गई, अभी तक पता नहीं किसने वो हमला किया। याकूब मेमन को इन्होंने छोड़ दिया, हमने अफजल गुरु को वहीं गाड़ा, कसाब को वहीं गाड़ा एयरपोर्ट में, वहां फांसी देके फांसी हमने दिए है। और इन्होंने याकूब मेमन को फांसी देके दे दिया बाहर दफनाओ, और उसका बनने तो एक स्मारक हिंदू मुसलमान होते रहेगा। जबकि ये प्रोटोकॉल है कि किसी भी टेररिज्म के इसमें जो अरेस्ट होता है उसको जो फांसी होती है तो उसको वहीं गाड़ दिया जाता है। लेकिन इन्होंने ये तोड़ा क्योंकि इनके लिए राजनीति अहम है, इसकी देश अहम नहीं है। ऐसा को किसने बुलाया था पठानकोट में? किसने बुलाया था? कौन बिना बुलाया? आज तक कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल में कभी गए नहीं, जबकि पैदाइश वहां की थी। सुनो, अभी एनसीटीसी की बात नहीं की हमने। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया था 2012 में पी चिदम्बरम साहब ने। उसको सबसे पहले विरोध करने वाले कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के। ये नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर को इन्होंने इतना विरोध किया कि वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर को काम नहीं कर पाया। सुनो, 94,000 का माउंटेन कॉर्प्स बनाया था पूरे पहाड़ों की रक्षा करने के लिए। ये सत्ता में आए, उसके लिए प्रोविजन भी कर दिया था 65,000 करोड़ का। ये इनकी सत्ता आई और उन्होंने माउंटेन कॉर्प्स को जो है वो निरस्त कर दिया। फिर बस कुछ शर्म आया है? कितने हैं इन्होंने जो काम किए हैं। एक तो अभी जो है मांस का टुकड़ा गाय का जो है वो डालने वाली है, आरएसएस की भोसले निकली लड़की, उसको पुलिस ने पकड़ा है। तो ये हिंदू मुसलमान खत्म करने का श्रेय तो अमित शाह ले रहे हैं ना आज की स्थिति में। 10 साल में नक्सली इलाके तो खत्म कर दिए, 0 हो गए नक्सली इलाके। ये बात का श्रेय भी तो लेंगे ना वो। देखो साहिल जोशी जी, अच्छा काम किया है तो श्रेय लेने में हमें तकलीफ नहीं है। साहिल अगर अच्छा काम किया है, नक्सलिज्म खत्म किया है तो उसका श्रेय लेने में हर्ज नहीं है, हम भी उनको श्रेय देंगे। लेकिन जो गलत काम हुआ है वो हम उठाएंगे तो हम आंदोलनजीवी हो जाएंगे, हम अर्बन नक्सल हो जाएंगे। मैंने उदाहरण के साथ दिया, क्या किसानों को नहीं कहा? क्या जिन्होंने जनगणना ओबीसी जनगणना की मांग की उनको नहीं कहा? इस देश के प्रधानमंत्री है ना, खेल जाते हैं, बाइनरी में खेलते हैं। ये सामने दुश्मन खड़ा कर दो, हिंदू मुसलमान करो, आंदोलनजीवी करो, अर्बन नक्सल करो। अभी इन्होंने कहा कि छात्रों के इसमें 2873 ऐसे गंभीर आरोप की जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आरोपी जो थे वो शामिल थे। छोटी सी सीमा रेखा होती है विरोध की और विरोध करने वालों के तरफ सरकार के रवैये की। वो सीमा रेखा लांघने के बाद कोई नक्सलवादी बन जाता है तो कभी इस बात का भी जिक्र होने लगता है कि सरकार कहीं ओवरस्टेप तो नहीं कर रही है पर्सनल लिबर्टी पर, और जो विरोध करना चाहते हैं उनको एक अलग नजरिए से तो नहीं देख रही है। देखिए, जो भी साहिल जी, जो भी दिमागी लोग हैं, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई? मतलब क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया, क्यों रेजिग्नेशन हुआ? बट बीजेपी तो कह रही है कि आपको कहा ही नहीं, आपको कहा ही नहीं, उन्होंने तो पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। दिमागी लोगों को पता है कि इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट में कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये तो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था जो एक स्टेट्समैन के स्टेट्समैनशिप, नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ। तो उनका आप कंसर्न्स ना सुन के उनको एक आप टर्म दे रहे हो, उनको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो, एंड आप उनके बात अगर मान रहे हो, अल्टीमेटली मानना पड़ता है क्योंकि आपने डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, बड़ा दिलचस्प शब्द है ये डॉग विस्लिंग। ये शब्द का इस्तेमाल कई बार विदेशों में किया जाता है, आप डॉग विस्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा डिकोड करिए आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट, जो भाषण उनका लाल किले से हुआ है, उसे आप इस मायने में क्यों देखने की कोशिश कर रहे हैं? जरा डिकोड करिए। उसके बाद विनीत जिंदल हमारे साथ में, वो उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दास, देखिए, इस चीज पे तो हमें ज्यादा डिबेट करना ही नहीं चाहिए। कोई भी लॉजिकल इंसान, रैशनल इंसान जो है, पढ़ा लिखा युवा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये कहां से बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, उसको एनआरकी बोला जा रहा है। उन्होंने ये भी तो बोला था ना अपने स्टेटमेंट में कि एनआरकी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात
बात ये है कि इशारा पूरा ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके तरफ हो रहा है। देखिए मैं आपको बस ये बता रहा हूँ मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। कि आप अगर ये प्रोटेस्ट के वजह से आप बात मान रहे हो, अगर आप रेजिग्नेशन करवा रहे हो अपने मिनिस्टर की, तो आप विफल हो ना। आप प्राइम मिनिस्टर फिर नक्सलों के बातों में आ रही है, उनको फिर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सब टर्म्स यूज करके आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। साहिल, आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स हाई करिए। आप पॉलिसी के बारे में बात करिए, गवर्नेंस के बारे में बात करिए। बहुत सारे इश्यूज है। मैं अभी 3 स्कूलों का स्कूल ऑडिट्स करके आ रहा हूँ एंड सारे स्कूल्स खराब है दिल्ली में। तो आप बताइए। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार कुछ लोगों को है। उड़ता हुआ तीर ले सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को कहीं से भी दिमागी नक्सल नहीं कहा है। दिमागी नक्सल बिल्कुल नहीं कहा, दूर दूर तक नहीं कहा है। लेकिन अगर कोई उड़ता हुआ तीर लेना चाहे तो वो स्वच्छंद है। उड़ता जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हुआ तीर लेने के लिए कुछ लोग स्वच्छंद हैं, वो स्वतंत्रता से आगे स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को लेकिन बात जब कहीं नक्सलवादियों ने के द्वारा संहार हो और उसके बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया जाए तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाएगा। अब उसको सीजेपी के लोग कोई और टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उसको डॉग व्हिसल कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान में हम जो है कोई जिसके लिए नहीं कहा जा रहा है वो अभी अपने लिए मान ले तो उसको मानने का अधिकार हम दे देते हैं। लेकिन हमने किसी छात्र आंदोलन को, अभी झारखंड में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, कौन कह रहा है उसको कि ये नक्सल आंदोलन है? किसी ने नहीं कहा दिमागी नक्सल है, वो कोई कह ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं कह सकता। और जो सीजेपी ने जो आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उसको किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते हैं। तो आप एक बार दिखाइए जरा, स्वयं सोनम वांगचुक जो आपके आंदोलन के चेहरे थे। हाँ, वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। सौरभ दास जी, मैं वीडियो भेजने को तैयार ना, मैं वीडियो भेजने को तैयार हूँ। अभी तत्काल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं भेजूंगा, एकदम आपको भेज देता हूँ, एकदम टीवी पे भेजूंगा। आप डिबेट रख लीजिए, समय निर्धारित कर दीजिए, मैं डिबेट दिखाऊंगा। मैं वीडियो दिखाऊंगा, समय निर्धारित करें। सही समय निर्धारित करें, कहा गया है। और वहां से नारे लगे, 100 से अधिक लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पर पत्थर किसने चलाया? 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उन पर पत्थर आपने चलाया? आपने पत्थर चलाया क्या? हाँ, दिखाऊंगा मैं वीडियो, मैं वीडियो भेज दूंगा। जरा एक और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सौरभ भाई। ये वीडियो वाली डिबेट हम किसी और दिन करेंगे। सौरभ एक मिनट, ठीक है सौरभ एक मिनट, जरा एक मिनट प्लीज, होल्ड ऑन। एक जरा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण करते हैं तब उस वक्त जो घटनाएं इस देश में हो रही होगी, तू जितना भोला दिखता है ना उतना है नहीं, उसका जिक्र किसी ना किसी तरीके से उनके भाषण में आती है। जैसे पिछले साल उन्होंने भाषण किया था तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर का उसमें जिक्र किया गया था और उसके बाद साथ साथ आतंकवाद का भी जिक्र हुआ था। इस साल जब वो लाल किले से भाषण कर रहे थे तब युवाओं के लिए एआई ट्रेनिंग की उन्होंने बात की और उसके साथ साथ युवाओं को चेताने की कोशिश की कि दिमागी नक्सलों से दूर रहिएगा। तो प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए सवाल उठता है कि आज अचानक अगर प्रधानमंत्री युवाओं को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिमागी नक्सलों से दूर रहिए, तो उसका सीधा संदर्भ ये झारखंड का आंदोलन, जो छात्रों का आंदोलन था, जो युवाओं का आंदोलन था, जंतर मंतर का आंदोलन, जिनके साथ में सरकार ने भी एंगेज किया, उस आंदोलन से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा, उसका संदर्भ वहां पर देखा जाएगा। और इसीलिए यह सवाल उठता है। प्रेम शुक्ला, मुझे बताइए, जंतर नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जंतर मंतर के आंदोलन पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले कौन थे? वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो ये कहना चाह रहे सौरभ दास ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वहां पत्रकारों पर जो हमला किया वो सीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो छात्र थे। डिप्रेशन ये कहना चाह रही है। अगर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। ये अगर जिम्मेदारी वहां पत्रकारों का लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग की, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग हुई, आरएफ के कर्मचारियों की मॉब लिंचिंग, बिल्कुल ये अब ये देखिए, अर्बन नक्सल की भाषा यही होती है। इनके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण दीजिए, बीजेपी आरएसएस का प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए प्रमाण, अभी प्रमाण दीजिए। अगर आप सच्चे आदमी तो अभी प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए। अर्बन नक्सल होना यही है, झूठ बोलना यही अर्बन नक्सल का प्रमाण, यही प्रमाण है। आप आरएसएस और बीजेपी का आप एक्सपोज हैं, आरएसएस बीजेपी का प्रमाण दीजिए। अगर आप में हिम्मत हो तो इसी चैनल पर अभी आरएसएस बीजेपी के किस व्यक्ति ने हमारे हाथ उसका नाम बताइए, फोटो दीजिए, प्रमाण दीजिए। साहिल जोशी से प्रमाण हमारे हाथ दे दीजिए। मैं प्रमाण दूंगा। तो फिर मैं गाली नहीं दे सकता। अब देखिए, उड़ता तीर पे तो खैर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे कि मैं तो पहली बार ये देख रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं
और उसके बाद उन्हीं के मंत्री को उस पर सफाई देने की जरूरत पड़ रही। रेयरली वो अलग ही लेवल का बंदा था सोशल। ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के बयान को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़े। यह साफ है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका कुछ अलग तरीके से अर्थ निकल रहा था। और मैं एग्जैक्टली प्रधानमंत्री का वो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं, एग्जैक्ट टेक्स्ट। उसका अर्थ क्या है आप देखिए। क्यों हिला डाला ना। ये दिमागी नक्सल हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को अलग करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी मान रहे थे कि युवा इस वक्त देश की मुख्य धारा में नहीं है। अरे अगर युवा देश की मुख्य धारा में नहीं है तो इस समाज का कोई भी हिस्सा देश की मुख्य धारा में नहीं है। सबके सब चोर है साले।